हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीज क्या होते हैं, यानी कि सीड क्या होते हैं। साथ ही साथ हम इसका देखेंगे कि निर्माण कहां से होता है, मतलब जो बीज का निर्माण होता है ये कहां से होता है। इसके अलावा हम बीज के प्रकारों के बारे में देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सीड देखेंगे, बीज कितने प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी कि बीज की संरचना आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी बीज की, तो चाहे वो हमारा एक बीजपत्री बीज हो, चाहे वो हमारा दो बीजपत्री बीज हो, बीज के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी बीज का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है। जो बीज का निर्माण होगा, बीज का निर्माण कहां से होगा, तो बीज का निर्माण कहां से होता है, बीजांड से होता है। कहां से होता है, बीजांड से होता है। किसी भी आवृतबीजी पादप में क्या होता है, निषेचन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की जब प्रक्रिया हो जाती है किसी भी फ्लावर में, तो निषेचन के बाद ये जो हमारा बीजांड होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओब्यूल। क्या बोलते हैं, ओब्यूल यानी कि बीजांड, या इसका दूसरा नाम क्या है, गुरु बीजाणुधानी। तो जो बीजांड होता है ये किसमें विकसित हो जाता है, ये विकसित हो जाता है बीज में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बीज होता है यह एक परिपक्व बीजांड होता है। तो एक परिपक्व बीजांड के अंदर बीज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो बीजांड होता है यही किसमें विकसित हो जाता है, यही आगे चल के विकसित हो जाता है किसमें, बीज में। तो निषेचन अगर किसी भी पौधे के अंदर हुआ तो निषेचन के बाद किसी भी प्लांट में दो तीन इंपॉर्टेंट जो है चेंजेस आते हैं। पहला चेंजेस क्या है, पहला चेंजेस तो ये है कि जो बीजांड होता है वो किसमें बदल जाता है, बीजांड बदल जाता है हमारा किसमें, बीज में बदल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा क्या, वो है हमारा फल। तो जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है यानी जो ओवरी होती है, तो निषेचन के बाद जो अंडाशय यानी कि ओवरी होती है ये किसमें बदल जाती है, तो अंडाशय या ओवरी बदल जाता है किसमें, फल में। ठीक है, तो अंडाशय या ओवरी जो होती है ये किसमें बदल जाती है, फल में बदल जाती है। तो दो महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ किसी भी प्लांट में जब निषेचन हुआ, तो उसके बाद जो बीजांड होता है ये डाइवर्ट हो गया किसमें, बीज में, और जो हमारा अंडाशय है ये किसमें बदल गया, फल में बदल गया। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि अंडाशय की जो भित्ति होती है, किसकी भित्ति, अंडाशय की जो भित्ति होती है इससे किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फल भित्ति होती है, मतलब फल की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसको हम फल भित्ति बोलेंगे, तो फल की जो भित्ति होती है, ठीक है, जो फल की भित्ति होती है, तो इस फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो तो किसमें बदल गया, फल में बदल गया, और अंडाशय के चारों तरफ की जो भित्ति थी, यानी अंडाशय की जो परत है, अंडाशय भित्ति जो होती है वही बदल जाती है फल भित्ति में। किसमें बदल जाती है, तो अंडाशय की जो भित्ति होती है ये किसमें बदल जाती है, ये बदल जाती है फल भित्ति में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है, तो आपको याद रखना है कि अंडाशय की भित्ति से होता है। किसमें से होता है, अंडाशय की भित्ति से होता है। तो फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है, अंडाशय की भित्ति से होता है। अगर कोई आपसे पूछे फल का निर्माण किसमें से होता है, तो अंडाशय से होता है। अगर बीज का निर्माण कहां से होता है, तो बीजांड से होता है। तो फल जो बनते हैं ये भी कई अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जैसे अंडाशय से तो फल का निर्माण होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है, किसमें से, अंडाशय से, तो अगर किसी भी अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फलों को हम बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं, ऐसे फलों को हम बोलते हैं सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, ऐसे फलों को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट्स यानी कि सत्य फल। तो सत्य फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फलों को हम बोलते हैं सत्य फल। और अगर असत्य फल आपसे पूछा जाए, फॉल्स फ्रूट, यानी कि जिसको हम आभासी फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी फल। तो मान लीजिए अंडाशय के अतिरिक्त, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त अगर फल के निर्माण में, या आप ये कहें कि जब अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अतिरिक्त भाग से फल का निर्माण होता है,
तो ऐसे फलों को हम बोलेंगे असत्य फल। क्या बोलेंगे? तो अगर अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से, अंडाशय के अतिरिक्त अगर किसी भी अन्य भाग से, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी अन्य भाग से, ठीक है, किसी भी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होगा तो ऐसे फलों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फलों को हम बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल। और असत्य फल को हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम आभासी फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य फल को हम आभासी फल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण कहां से होगा? अंडाशय से होगा, उनको हम बोलेंगे सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स। और ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होगा, उनको हम असत्य फल या आभासी फल बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं कूट फल। क्या बोलते हैं? कूट फल। तो ये तीन अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जब अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं असत्य फल या आभासी फल। असत्य फल या आभासी फल के एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है। तो असत्य फल या आभासी फल के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लिख सकते हैं सेव। क्या लिख सकते हैं? अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो असत्य फल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सेव। तो सेव की अगर हम बात करते हैं, एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो यह एक आभासी फल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है? पुष्पासन से। पुष्प की संरचना आपने पढ़ी थी, उसमें हमने थैलमस देखा था यानी कि पुष्पासन। तो अंडाशय से निर्माण ना हो करके पुष्पासन से सेव का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का अन्य भाग हो गया। तो अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से हो जाए अगर फल का निर्माण, चाहे आप पुष्पासन से फल का निर्माण हो जाए, चाहे किसी भी बाह्य दलपुंज या दलपुंज से अगर फल का निर्माण हो जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऐसे फलों को हम असत्य फल या आभासी फल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि जो सेब होता है हमारा, ये एक आभासी फल है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हर बार, कई बार पूछा भी जा चुका है कि सेब एक आभासी फल है, क्यों? तो आपको बताना है कि सेब एक आभासी फल होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के पुष्पासन वाले भाग से होता है, जिस कारण से सेब क्या है? एक आभासी फल है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सेब एक आभासी फल है, क्यों? समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, या स्ट्रॉबेरी के अलावा आप देखेंगे कि जो नाशपाती होती है, नाशपाती जो होती है इसका निर्माण भी पुष्पासन से होता है। तो यानी नाशपाती भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी असत्य फल का एग्जाम्पल है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि बीज जो होता है, बीज का निर्माण कहां से होता है? बीजांड से होता है। यानी जो ओव्यूल या बीजांड होता है यह निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। यानी बीज की अगर हम परिभाषा बताएं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बीज होता है यह एक प्रकार का परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है? एक मैच्योर जो है ओव्यूल होता है, यानी जो परिपक्व बीजांड होता है यही किस में बदल जाता है? आगे चल के बीज में बदल जाता है। अब किसी भी बीज की अगर हम बात करते हैं तो बीज के अंदर कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बीज के अंदर मोस्टली हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? बीज के अंदर जो एक चीज हमको देखने को मिलती है वो मिलती है बीज पत्र। क्या मिलते हैं? बीज के अंदर एक तो हमको क्या दिखाई देंगे? बीज के अंदर हमको बीज पत्र दिखाई देते हैं, बीज पत्र दिखाई देते हैं। बीज पत्र को हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, तो बीज पत्र दिखाई देंगे। तो बीज पत्रों की संख्या एक भी हो सकती है और बीज पत्रों की संख्या कितनी हो सकती है? दो भी हो सकती है। तो अगर कोई एक बीज पत्री बीज है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक बीज पत्री बीज है, ठीक है, एक बीज पत्री बीज है, तो अगर कोई एक बीज पत्री बीज है तो उस एक बीज पत्री बीज के अंदर, एक बीज पत्री बीज के अंदर हमको कितने बीज पत्र दिखाई देंगे? तो एक बीज पत्री कोई अगर पौधा है तो उसके जो बीज होते हैं, यानी एक बीज पत्री जो बीज होता है उसके अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? केवल और केवल एक होती है। और अगर मान लीजिए कोई द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है, अगर कोई द्विबीजपत्री पौधा है, अगर कोई द्विबीजपत्री पौधा है तो द्विबीजपत्री पौधे का जो बीज होगा, यानी जो द्विबीजपत्री बीज होगा, इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होती है? दो होती है। यानी कोटिलीडन की संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो अगर हम बीजों के प्रकार की बात करें तो बीज के प्रकार को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं।
एक तो बीज पत्र की संख्या के आधार पे, किसके आधार पे? बीज पत्रों की संख्या के आधार पे। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पे बीज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक बीज पत्री बीज और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीज पत्री बीज में क्या होगा, जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ते हैं या जमीन पे लगाएंगे उस बीज को, तो उसमें से जब बीज पत्र निकलेगा तो हमको कितना दिखाई देगा? केवल और केवल एक ही बीज पत्र स्टार्टिंग में निकलता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा जो द्विबीजपत्री बीज है, इसमें से आपको दो बीज पत्र दिखाई देंगे, यानी कोटिलीडन की संख्या कितनी होगी? दो होगी। अभी आप लोग बीज की संरचना पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक बीज पत्री जो हमारा बीज है, उस एक बीज पत्री बीज के अंदर केवल और केवल एक ही बीज पत्र दिखाई देता है, और जो हमारा द्विबीजपत्री बीज होता है उसके अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो अगर हम बीज पत्रों की संख्या के आधार पे अगर बीज की बात करते हैं तो बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है एक बीजपत्री बीज और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज के अंदर बीज पत्र की संख्या होती है एक, और जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं इनके अंदर बीज पत्र की संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो आपको यह समझ में आ गया कि बीज है क्या? तो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। बीज का निर्माण किस में से होता है? तो बीज का निर्माण जो है बीजांड से होता है। दोनों बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आपने बीज के प्रकार देखा, तो बीज के प्रकारों में हमने आपको क्या बताया कि एक तो होता है हमारा एक बीजपत्री बीज और दूसरा होता है हमारा द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? एक, और द्विबीजपत्री बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? दो। तो ये आपको याद रखना है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं बीजों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सीड। तो टाइप्स ऑफ सीड में हमने आपको क्या बताया कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पे, यानी कोटिलीडन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं बीज? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया एक बीजपत्री बीज, और दूसरा हमारा क्या हो गया? द्विबीजपत्री बीज, यानी कि डाइकाट सीड हो गया। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोकाट सीड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोनोकाट सीड, ठीक है। तो एक बीजपत्री बीज को हम क्या बोलेंगे? मोनोकाट सीड। तो जो एक बीजपत्री बीज होता है इसमें आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आएगा आपका मक्का, तो मक्का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है एक बीजपत्री बीज का। इसके अलावा आप धान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आप जौ ले सकते हैं, जौ जिसको जवा बोलते हो आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी एक बीजपत्री बीज के एग्जाम्पल हैं। अब एक बीजपत्री बीज की खास बात यह है कि किसी भी बीज के अंदर भ्रूण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक नए फल का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण किसमें से होता है, तो ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए हमारा कोई एक बीज है। क्या है? ये हमारा एक बीज है। अब इस बीज के अंदर दो इंपोर्टेंट पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो इंपोर्टेंट पार्ट हमारा क्या होगा? ये वाला जो इंपोर्टेंट पार्ट है। तो एक तो इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बीज के अंदर जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भ्रूणपोष होता है, यानी जो एंडोस्पर्म होता है, ये आपको मैक्सिमम, अधिकतर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये केवल और केवल एक बीजपत्री, जो बीज की संरचना आप देखेंगे तो उस एक बीजपत्री बीज की संरचना में आपको भ्रूणपोष नजर आता है और नीचे आपको एक एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण वाली संरचना जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो एक भ्रूण वाली संरचना दिखाई देती है और एक भ्रूणपोष दिखाई देता है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि इस भ्रूणपोष का काम क्या है, इस भ्रूणपोष का कार्य क्या है। यह भ्रूणपोष क्या कार्य करता है? यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। क्या करता है? यह जो भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यह बात आपको क्लियर है? तो किसी भी बीज के अंदर जो पहला इंपोर्टेंट पार्ट है, खासकर मोनोकाट बीज के अंदर, यानी कि एक बीजपत्री बीज के अंदर आपको भ्रूणपोष दिखाई देगा, यानी कि जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो भ्रूणपोष के अंदर संचित रहता है, ठीक है। जो भी संचित भोज्य पदार्थ होता है एक बीजपत्री बीज में, वो किसके अंदर संचित रहता है? वो संचित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है भ्रूणपोष के अंदर। और जो हमारा डाइकाट प्लांट होता है, यानी जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, द्विबीजपत्री बीज में आपको भ्रूणपोष दिखाई नहीं देंगे। तब आप ये पूछेंगे कि सर अगर द्विबीजपत्री बीज में जब भ्रूणपोष नहीं है तो फिर भ्रूण को पोषण कौन देगा? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई द्विबीजपत्री बीज है तो उसमें भ्रूणपोष दिखाई नहीं देते हैं।
तो वहां पे जो बीज पत्र होते हैं यानी जो कोटिलीडन होते हैं, उस कोटिलीडन के अंदर ही भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं। तो भोज्य पदार्थ कहां से प्राप्त होगा भ्रूण को, तो बीज पत्रों के माध्यम से प्राप्त होगा। तो एक नए जो पौधे का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, कहां से होता है, तो जब हमने किसी बीज को जमीन में गाड़ दिया तो ये जो हमारा भ्रूण वाला भाग होता है, इस भ्रूण से ही क्या होता है, एक नए पौधे का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस भ्रूण वाले पार्ट से क्या होता है, एक नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब भी हम किसी बीज को जमीन में गाड़ेंगे तो दो पार्ट हमको दिखाई देगा। तो भ्रूण से एक पार्ट तो ऐसा होगा, एक भाग जो निकल करके ऊपर की ओर जाएगा, और भ्रूण से एक भाग जो होगा वो निकल करके कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये जो नीचे साइड निकल के भाग आएगा, इसको हम बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर, यानी कि रेडिकल। और ये जो रेडिकल वाला भाग है, यानी कि जो मूलांकुर वाला भाग होता है, ये मूलांकुर वाला भाग किसका निर्माण करता है, ये मूलांकुर वाला भाग जो है जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा। और ये जो ऊपर साइड भाग जाएगा, भ्रूण से जो ऊपर साइड भाग निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। तो ये जो प्रांकुर होता है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीम्यूल। क्या बोलते हैं, प्रीम्यूल। तो जो प्रांकुर होता है यही ऊपर चल के आगे चल के तने का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, तने का, शाखाओं का, फिर उसमें पत्तियां वगैरह लगेगी। तो प्रांकुर वाला भाग जो है तने वगैरह का निर्माण करेगा, और ये जो रेडिकल वाला भाग है यानी जो मूलांकुर वाला भाग होता है, ये किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है। तो आपको यह समझ में आया कि जो हमारा बीज पत्र है, तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पे बीज दो प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री बीज, जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है मक्का, धान, जौ आदि। और द्विबीजपत्री बीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, बीज पत्र की संख्या होगी 2। किसकी संख्या 2 होगी, तो बीज पत्र की संख्या। बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, बीज पत्र की संख्या होगी 2। और इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल 1। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब अगर दो बीज पत्री बीज का आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद कर सकते हैं चने का, इसके अलावा मटर का और मूंगफली। ये सारे के सारे डाइकाट सीड हैं, यानी कि द्विबीजपत्री बीज हैं। द्विबीजपत्री बीज को पहचानने का और एक बीजपत्री बीज को पहचानने का एक सबसे बढ़िया उपाय है, और वो उपाय ये है कि अगर आप किसी बीज को बीज से तोड़ें और तोड़ने पर अगर वो 2 बराबर भागों में बंट जाता है तो वो हमारा द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि द्विबीजपत्री बीज है। और अगर किसी बीज को आपने बीज से तोड़ना चाहा और वो 2 बराबर भागों में नहीं टूटा, बल्कि एक भाग ज्यादा टूट गया, दूसरा भाग कम टूट गया, यानी बीज अगर 2 बराबर भागों में नहीं टूटता है तो वो हमारा एक बीजपत्री बीज है। और अगर बीज को तोड़ने पर वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है, जैसे कि आपको मटर में देखने को मिलेगा, चने में देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो दालें होती है अधिकतर आपको उनमें देखने को मिलेगा, और मूंगफली है, ग्राउंड नट, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मूंगफली को अगर आप बीज से तोड़ेंगे इसके बीज को तो इसका बीज 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा बीज, वो हमारा द्विबीजपत्री बीज है, और जो बीज 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा तोड़ने पर, वो हमारा एक बीजपत्री बीज है। तो एक बीजपत्री के अंदर बीज पत्र 1 होगा, और द्विबीजपत्री बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, भ्रूणपोष। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे प्लांट के अंदर या किसी ऐसे बीज के अंदर जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है, क्या उपस्थित हो, जिसके अंदर भ्रूणपोष, तो अगर मान लीजिए भ्रूणपोष उपस्थित है, यानी कि भ्रूणपोष क्या है, प्रेजेंट है, तो भ्रूणपोष अगर मान लीजिए उपस्थित है किसी भी बीज के अंदर, ठीक है, भ्रूणपोष अगर उपस्थित है, तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बीज को हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बीज, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बीज, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। तो अगर मान लीजिए किसी बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भ्रूणपोषी, उसको हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे बीजों को हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। और ये जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं
ये एक बीज पत्री पौधों के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं तो उनके बीज भी कैसे होंगे, एक बीज पत्री होंगे। तो जो एक बीज पत्री बीज होते हैं, ठीक है, तो एक बीज पत्री जो बीज होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष क्या होता है भैया, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऐसे बीज को हम बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अगर एक बीज पत्री बीज है तो उसके अंदर भ्रूणपोष जो है उपस्थित होते हैं, जिस कारण से एक बीज पत्री बीज को हम भ्रूणपोषी बीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भ्रूणपोष उपस्थित है। अब जो हमारा डाइकाट सीड होता है, यानी जो हमारा द्विबीजपत्री बीज है, द्विबीजपत्री बीज के अंदर आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो भ्रूणपोष होता है, यानी जो एंडोस्पर्म होता है, तो इसके अंदर भ्रूणपोष आप देखेंगे क्या होता है, इसके अंदर भ्रूणपोष जो है ये अब्सेंट होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित है, चूंकि यहां पे भ्रूणपोष क्या है, यहां पे भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है द्विबीजपत्री बीज के अंदर, इसलिए द्विबीजपत्री बीज को हम क्या बोलेंगे, अभ्रूणपोषी बीज। क्या बोलेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, इनको हम अभ्रूणपोषी बीज बोलेंगे। ठीक है, अभ्रूणपोषी बीज। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। एक चीज और आपको याद रखना है, एक यहां पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो अरंडी का प्लांट होता है, कैस्टर का प्लांट आपने देखा होगा, अरंडी का प्लांट आपने देखा होगा, तो जो अरंडी का प्लांट होता है, ठीक है, तो जो अरंडी का प्लांट होता है, यानी कि जो कैस्टर का प्लांट होता है, कैस्टर का प्लांट भले ही डाइकाट होता है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे भ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो यह एक एक्सेप्शन है डाइकाट सीड का। तो अगर कोई एक ऐसा द्विबीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं, तो वो है कैस्टर, यानी कि अरंडी का पौधा। तो अरंडी का जो बीज होता है वो क्या है, द्विबीजपत्री बीज है, लेकिन इसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं। बाकी किसी भी द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते हैं। तो एक चीज आपको यह समझ में आ गई कि अगर कोई एक बीजपत्री बीज है तो उसके अंदर भ्रूणपोष क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और भ्रूणपोष अगर उपस्थित है तो ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी बीज बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बीज ऐसा है जिसमें भ्रूणपोष क्या है, अनुपस्थित है, तो उसे हम अभ्रूणपोषी बीज बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। और भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। तो भ्रूणपोषी बीज होता है एक, यानी एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष दिखाई देते हैं वो भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, और ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष दिखाई नहीं देता है उनको हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो जो भ्रूणपोष के प्रकार हैं वो दो प्रकार से हैं। एक तो है हमारा बीज पत्रों की संख्या के आधार पे, तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पे बीज दो प्रकार के हो गए। और भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे बीज दो प्रकार के हो गए। अगर भ्रूणपोष उपस्थित है किसी बीज के अंदर तो उसको हम बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज। और अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इतनी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी कि बीज की संरचना कैसी होती है। तो बीज की संरचना को हम यहां पे दो अलग अलग प्रकार से समझेंगे। कुछ संरचना हम देखेंगे एक बीजपत्री बीज की, और फिर हम देखेंगे उसके बाद द्विबीजपत्री बीज की संरचना। क्योंकि एक बीजपत्री जो बीज होता है और द्विबीजपत्री बीज होता है, इसमें आपको माइंड में यह सेट करके चलना है कि एक दो चीजों का फर्क होता है। कितनी चीजों का फर्क होता है, एक दो चीजों का फर्क होता है। पहला फर्क क्या नजर आएगा कि जो हमारा एक बीजपत्री बीज होता है, ठीक है, तो एक बीजपत्री बीज में जो बीज पत्र की संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, बीज पत्र की जो संख्या होती है। तो किसी भी एक बीजपत्री बीज में आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए एक बीजपत्री है तो एक बीज पत्र है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक बीजपत्री है, ठीक है, तो एक बीजपत्री मान लीजिए अगर बीज है तो एक बीजपत्री बीज के अंदर जो बीज पत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो इसमें से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में बनता है। यह क्वेश्चन बनता है कि जो एक बीजपत्री पौधे का बीज पत्र होता है या एक बीजपत्री बीज का जो बीज पत्र होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना क्या कहलाता है,
तो ये कहलाता है स्कूटेलम। क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कूटेलम। क्या कहलाता है? स्कूटेलम। तो स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम बीज पत्र होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक बीज पत्री होता है उसका बीज पत्र क्या कहलाता है, तो एक बीज पत्री बीज का जो बीज पत्र होता है वो स्कूटेलम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कूटेलम कहलाता है। इतनी बात क्लियर आपको? फिर दूसरी चीज आपको देखना है कि जब आप डाइकाट प्लांट के अंदर जाएंगे, यानी जब द्विबीजपत्री बीज में आप जाएंगे, तो द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा? बीज पत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? बीज पत्रों की संख्या वहां पे 2 हो जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो आपको स्ट्रक्चर में किसी भी मोनोकाट व डाइकाट सीड की स्ट्रक्चर में, यानी एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीज की संरचना में आपको केवल और केवल कुछ चीजों का फर्क दिखाई देगा, जिसमें से पहली चीज क्या हो गई? बीज पत्र की संख्या। तो एक बीजपत्री अगर कोई बीज है तो उसमें केवल और केवल एक बीज पत्र होता है। तो एक बीजपत्री जो बीज होता है उसका बीज पत्र कहलाता क्या है? तो उसका बीज पत्र स्कूटेलम कहलाता है। ठीक है, फिर अगर द्विबीजपत्री बीज है तो उसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो पहला आपको अंतर भी समझ में आ गया शायद, एक बीजपत्री बीज में और द्विबीजपत्री बीज में आप पहला अंतर भी लिख सकते हैं, यही चीज। फिर दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि किसी भी बीज की अगर संरचना है तो बीज की संरचना के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, जो बीज की संरचना के चारों तरफ एक आवरण होता है, तो उस आवरण को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं? बीज की संरचना के चारों तरफ का जो कवरिंग होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये मान लीजिए एक क्या है? बीज है। अब इस बीज के चारों तरफ क्या है? इस प्रकार से कवरिंग है। तो बीज के चारों तरफ का जो कवर होता है, यानी जो छिलका होता है, वो क्या कहलाता है? सीड कोट। क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीड कोट। और सीड कोट को हम क्या बोलते हैं? बीज चोल। क्या बोलते हैं? सीड कोट को हम बोलते हैं बीज चोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? सीड कोट को हम बोलते हैं बीज चोल। क्या बोलते हैं? बीज चोल। तो बीज चोल, बीज चोल का दूसरा नाम क्या है? इसको आप लोग वीजावरण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीज चोल को आप लोग क्या लिख सकते हैं? वीजावरण। क्या लिख सकते हैं? बीजावरण भी आप लोग लिख सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं सीड कोट। तो सबसे पहली जो संरचना आपको एक बीजपत्री पौधे के अंदर जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, तो एक बीजपत्री बीज में आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको एक आवरण दिखाई देगा, यानी बीज के चारों तरफ एक छिलका दिखाई देगा, जो बीज का आवरण कहलाता है। तो बीज का जो आवरण होता है, जो छिलका होता है, उसको हम बोलते हैं बीज चोल या बीजावरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि अगर एक बीजपत्री बीज की संरचना हम देख रहे हैं, तो एक बीजपत्री बीज की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट संरचना दिखाई देगी, ये जो पूरी की पूरी बीच वाली संरचना है, ठीक है, ये जो पूरी संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष। हमने आपको जस्ट अभी बताया है, क्या बताया है कि अगर एक बीजपत्री बीज है तो एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष दिखाई देता है, यानी कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है। और दूसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा हमारा जो भाग है, ये वाला भाग हमारा क्या है? ये है भ्रूण वाला पार्ट, यानी कि एम्ब्रियो का पार्ट। ये आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? एक बीज हो गया। अब इस बीज के चारों तरफ क्या है? ये कवरिंग है, जिसको हमने क्या बोल दिया? बीज चोल बोल दिया। ये बीज के चारों तरफ की कवरिंग है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया बीज चोल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो बीज चोल हो गया। फिर जैसे ही आप बीज के अंदर जाएंगे, ये क्या हो गया? ये जो बीच वाला पार्ट है, ये हो गया एंडोस्पर्म हो गया। ये क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। और फिर सबसे लास्ट, यानी कि अंदर साइड जब आपके बीज में जाएंगे, तो उसके अंदर आपको एम्ब्रियो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एम्ब्रियो दिखाई देगा, यानी कि भ्रूण दिखाई देता है। तो ये जो हमारा एक बीजपत्री बीज है, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? एंडोस्पर्म है, यानी कि भ्रूणपोष है। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये भ्रूण का पार्ट है। किसका पार्ट है? भ्रूण का पार्ट है। तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि बीज से एक भाग निकलेगा, ऊपर की ओर वृद्धि करेगा प्रकाश की दिशा में, और बीज से एक भाग जो है नीचे की दिशा में वृद्धि करेगा, जमीन की दिशा में वृद्धि करेगा। तो जो ऊपर वाला भाग जो कि जमीन के ऊपर वृद्धि करेगा, यानी प्रकाश की दिशा में वृद्धि करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीम्यूल। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। तो ये जो प्रांकुर वाला भाग होता है, ठीक है, तो भ्रूण में आपको एक आपको प्ल्यूम्यूल दिखाई देगा और एक आपको रेडिकल दिखाई देगा।
तो ये जो प्लूम्यूल वाला भाग है, ठीक है, ये जो प्लूम्यूल वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, ये प्लूम्यूल वाला भाग जो है यही क्या करेगा, ये जब ऊपर साइड जाएगा बीजों के अंकुरित होने के पश्चात, जब ये ऊपर साइड जाएगा तो ये तने का निर्माण करेगा। और ये जो रेडिकल वाला भाग है, ये जो रेडिकल वाला भाग है ना, ये रेडिकल वाला भाग किसका निर्माण करेगा, ये वाला भाग, रेडिकल वाला भाग, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम मूलांकुर बोलते हैं। तो ये रेडिकल यानी कि मूलांकुर वाला जो भाग होता है ये जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि जो हमारा एक बीज पत्री बीज होता है, सबसे पहले तो इसके चारों तरफ जो है एक आवरण होता है, यानी एक कवर या कवरिंग होती है, या एक छिलका होता है बीज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीज चोल या बीजावरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम सीड कोड बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये जो बीज चोल होता है, इस बीज चोल का निर्माण कहां से होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बीज चोल का निर्माण कहां से होता है, तो भैया हमेशा आपको याद रखना है कि बीज चोल जो होता है, इस बीज चोल का निर्माण कहां से होता है भैया, इस बीज चोल का निर्माण होता है अध्यावरण से। और अध्यावरण कहां पे आप लोगों को दिखाई पड़ा था, तो अध्यावरण आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमको बीजांड की संरचना में दिखाई पड़ा था। तो बीजांड की संरचना में जो अध्यावरण होते थे, एक था बाह्य अध्यावरण और एक था आंतरिक अध्यावरण। तो यही बाह्य और आंतरिक अध्यावरण मिलकर के जो छिलका होता है, तो उसका बाहरी भाग और आंतरिक भाग दोनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई आपको कि जो छिलके का निर्माण होता है, जो बीज चोल का निर्माण होता है, वो कहां से होता है, तो वो होता है कहां से, अध्यावरण से। तो बीजांड के अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, अध्यावरण से निर्माण होता है बीज चोल का, यानी कि बीजावरण का। तो किसी भी मोनोकाट सीड के अंदर, एक बीज पत्री बीज के अंदर आपको एक चारों तरफ से कवर या आवरण दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं छिलका या बीज चोल या बीजावरण बोलते हैं। फिर इसके बाद आप आएंगे तो ये जो पूरा का पूरा हमारा भ्रूण पोष होता है, एक बीज पत्री अगर कोई मान लीजिए बीज है, तो उस एक बीज पत्री बीज में हमको भ्रूण पोष दिखाई देता है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा भ्रूण पोष है, ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये क्या है, हमारा भ्रूण पोष है। तो अब भ्रूण पोष एक इंपॉर्टेंट संरचना है किसी भी एक बीज पत्री बीज के अंदर, क्योंकि भ्रूण को पोषण कौन देगा, तो यही भ्रूण पोष देगा। और इस भ्रूण पोष के चारों तरफ, इस भ्रूण पोष के चारों तरफ एक लेयर होती है। क्या होती है, इस भ्रूण पोष के चारों तरफ एक लेयर होती है, और इस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरान परत। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो एक बीज पत्री बीज होता है, इसमें भ्रूण पोष के चारों तरफ एक लेयर होती है, और उस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। तो ये आपको जो लेयर दिखाई देती है, ये वाली जो पूरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर कौन सी होती है, ये लेयर कहलाती है क्या, एल्यूरान लेयर। क्या कहलाती है, ये वाली जो लेयर होती है, ये एल्यूरान की लेयर होती है। तो ये एल्यूरान की जो लेयर होती है, ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे भ्रूण पोष के चारों तरफ जो है उपस्थित होती है, ठीक है। तो किसी भी भ्रूण पोष के चारों तरफ ये एक लेयर उपस्थित होती है, ठीक है, जिसको हमने रेड कलर से यहां पे शो कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाएगा, ये तो छिलका वाला भाग है, यानी ये तो क्या है, बीज चोल है। ये वाला क्या है पार्ट, जो सबसे बाहरी भाग है, ये तो बीज चोल है, यानी कि बीज का आवरण यानी कि कवच है। फिर इसके अंदर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। इसका नाम क्या है, एल्यूरान लेयर है। हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो आपको, तो स्पेलिंग यहां पे मैं लिखे देता हूं। तो यहां पे एक एल्यूरान लेयर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूरान लेयर, ठीक है, एल्यूरान लेयर। तो एल्यूरान एक परत दिखाई देती है, ठीक है, जो कि भ्रूण कोश के चारों तरफ उपस्थित होती है। फिर आप देखेंगे जो हमारा भ्रूण वाला पार्ट होता है, तो ये जो नीचे हमारा इतना पूरा का पूरा भाग है, ये हमारा भ्रूण वाला पार्ट है। किसका भाग है, ये भ्रूण वाला पार्ट है। तो इस भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो वाले भाग से ही एक नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। तो भ्रूण से ही चूंकि नया पौधा बनता है, भ्रूण ही अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो भ्रूण वाले भाग में हमको एक तो प्रांकुर वाला भाग दिखाई देगा जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, और एक तो मूलांकुर वाला भाग दिखाई देगा जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो ये प्लूम्यूल वाला जो भाग होता है, प्रांकुर वाला जो भाग होता है, ये आगे चल के तने का निर्माण करता है, और ये जो रेडिकल वाला भाग है ये आगे चल के जड़ का निर्माण करता है, यानी कि रूट का निर्माण करता है। और एक चीज और बची है, केवल और केवल एक चीज और बची है, और वो है बीज पत्र। क्या है, बीज पत्र। तो ये जो आपको पूरा का पूरा यहां पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पूरा का पूरा ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये बीज पत्र है। क्या है, ये होता है बीज पत्र। तो आपको पता है कि एक बीज पत्री अगर बीज है, तो एक बीज पत्री में जो बीज पत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक बीज पत्री बीज में जो बीज पत्र की संख्या होती है वो एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो ये होता है बीज पत्र, ठीक है। तो
एक बीज पत्री जो पौधा होता है उसका जो बीज है, तो एक बीज पत्री बीज में जो बीज पत्र होता है वो केवल और केवल एक होता है, और एक बीज पत्री जो बीज होता है उसका जो बीज पत्र है उस बीज पत्र का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो एक बीज पत्री बीज होता है उसका जो बीज पत्र होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्कूटेलम। क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो एक बीज पत्री बीज होता है उसका बीज पत्र क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। तो ये स्कूटेलम है, यानी कि ये एक बीज पत्री बीज का क्या है, बीज पत्र है। तो किसी एक बीज पत्री बीज की संरचना में आपको क्या क्या दिखाई दिया, सबसे पहले तो दो इंपोर्टेंट भाग दिखाई दिए, एक भ्रूणकोश और एक हमको दिखाई दिया भ्रूण। ठीक, अब भ्रूण वाले भाग में हमको क्या दिखाई दिया, मेनली प्रांकुर दिखाई दिया और मूलांकुर दिखाई दिया। तो प्रांकुर से तने का निर्माण होगा और जब अंकुरित होगा तो जो हमारा रेडिकल वाला भाग है जो मूलांकुर है उसमें से जड़ का निर्माण होगा। ठीक, अब जो भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है, और इस भ्रूणपोष के चारों तरफ एक लेयर होती है, एक परत होती है, जिस परत को हम बोलते हैं एल्यूरान परत। क्या बोलते हैं, एल्यूरान परत बोलते हैं। फिर एल्यूरान परत के चारों तरफ यानी बाहर साइड एक कवरिंग होती है बीज की, तो बीज का जो कवर होता है यानी जो आवरण होता है उसको हम बीज चोल बोलते हैं, यानी कि बीजावरण बोलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। फिर बीज के अंदर क्या है, एक बीज पत्र उपस्थित है, तो एक बीज पत्री का जो बीज पत्र है उसको हमने क्या बोल दिया, स्कूटेलम बोल दिया। अब यहां पे दो इंपोर्टेंट संरचना और बच्चे जिसके नाम आपको याद रखना है, एक तो होता है कोलियोप्टाइल और दूसरा होता है कोलियोराइजा। क्या होता है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ठीक है, तो एक है बीज पत्र चोल। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा आप देखेंगे वर्क नहीं होता है, पर ये प्रांकुर की संरचना के और मूलांकुर की संरचना के ऊपर नीचे दो संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये प्रांकुर वाले भाग के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, इनका हस्तक्षेप होता है, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रांकुर वाला भाग तने का निर्माण करता है, जिसका हेल्प कौन करेगा, कोलियोप्टाइल करेगा, और ये कोलियोराइजा होता है जो कि जड़ के निर्माण में क्या करेगा, अहम भूमिका निभाएगा। तो ये एक बीज पत्री बीज की संरचना है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बीज पत्री बीज और द्विबीज पत्री बीज में आपको अंतर बताना है। तो पहला अंतर आपने सिंपल सा बता देना है कि एक बीज पत्री बीज में बीज पत्र की संख्या एक होती है, द्विबीज पत्री बीज में बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, दो होगी। एक अंतर हमने और बताया है कि जो एक बीज पत्री बीज होते हैं इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं, और जो द्विबीज पत्री बीज होते हैं इनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होते हैं। और तीसरा जो डिफरेंस आप लोग बताएंगे वो डिफरेंस ये है कि आप इनके एग्जाम्पल दो दो तीन तीन लिख देंगे। एक बीज पत्री बीज की एग्जाम्पल और द्विबीज पत्री बीज की आप एग्जाम्पल लिख देंगे। तीन अंतर तो आपके ऐसे ही कंप्लीट हो गए, अलग से हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग अपने से लिख सकते हैं तीनों डिफरेंस। फिर और क्या अंतर आप लोग बता सकते हैं, और अंतर आप लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा ये जो कवर या आवरण होता है, ठीक है, कवर या आवरण में ये जो बीज चोर होता है, ठीक है, या बीजावरण होता है, इसका निर्माण कहां से होता है, अध्यावरण से होता है। ठीक है, तो हालांकि द्विबीज पत्री में भी आप जाएंगे तब भी वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी जो निर्माण होगा बीज चोल का वो कहां से होगा, अध्यावरण से ही होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आपको याद रखना है, और किसी भी एक बीज पत्री बीज की संरचना का आपको डायग्राम भी याद रखना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये किसका डायग्राम है, ये मान लेते हैं कि मक्के का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, मक्के का। तो मक्के का डायग्राम आपको ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि मक्का क्या होता है, एक बीज पत्री बीज होता है। तो एक बीज पत्री बीज की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको कवर करा दिए हैं। अब यहां पे हम द्विबीज पत्री बीज की संरचना को समझने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बीज पत्री बीज की संरचना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं द्विबीज पत्री बीज की संरचना में। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं किसी भी डाइकाट सीड की स्ट्रक्चर की। तो द्विबीज पत्री बीज की संरचना में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको यही पता है कि अगर दो बीज पत्री बीज है तो इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक तो बीज पत्र ये हो गया, ठीक है, एक तो बीज पत्र ये हो गया, और दूसरा बीज पत्र कौन सा हो गया, दूसरा बीज पत्र ये हो गया। तो बीज पत्र को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कोटिलीडन। क्या बोलते हैं, बीज पत्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में कोटिलीडन। ठीक है, तो बीज पत्र की संख्या कितनी है भैया, द्विबीज पत्री बीज में बीज पत्रों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, यानी कि कोटिलीडन की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। फिर इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा,
मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या दिखाई देगी आपको, बीज चोल, यानी बीज के चारों तरफ जो आवरण होता है या जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीज चोल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है बाहर साइड, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, बीज चोल। क्या है, ये पूरा का पूरा बीज चोल है, यानी कि बीज का क्या है, छिलका है। तो बीज का जो छिलका होगा यानी जो बीज का आवरण होता है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड कोट यानी कि बीज चोल। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीज चोल यानी कि सीड कोट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि अगर द्विबीजपत्री कोई बीज होता है तो उसमें बीज पत्र यानी कि कोटिलीडन की संख्या हो जाएगी 2, और जो बीज का सामने का छिलका होता है, बाहर का छिलका होता है, उसको हम बीज चोल ही बोलेंगे। चाहे वो एक बीजपत्री बीज का छिलका हो, चाहे वो द्विबीजपत्री बीज का छिलका हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बीज चोल बोलेंगे या बीजावरण बोलते हैं। इंग्लिश में हम सीड कोट बोलते हैं। तो सीड कोट जो है यानी बीजावरण या बीज चोल जो है, इसका निर्माण कहां से होता है, अध्यावरण से होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, हमने आपको बताया कि किसी भी बीज की संरचना के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण होता है। तो ये जो है एम्ब्रियो वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है। तो द्विबीजपत्री बीज के अंदर भी आपको भ्रूण जरूर देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पे कहीं पर भी आपको भ्रूण पोष नहीं दिखाई देगा। भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि द्विबीजपत्री बीज के अंदर भ्रूण पोष क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। तो यहां पे आपको द्विबीजपत्री बीज की संरचना में क्या कहीं पर आपको भ्रूण पोष दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी आपको दिखाई क्या देगा, केवल और केवल बीज चोल दिखाई देगा, बीज का छिलका दिखाई देगा, बीज का आवरण दिखाई देगा। फिर उसके अंदर जब आप जाएंगे तो बीज पत्र दिखाई देंगे। तो बीज पत्र कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री बीज है, तो बीज पत्रों की संख्या हो गई 2। अब बचता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, क्योंकि किसी भी बीज की संरचना के अंदर भ्रूण जो है अवश्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये भ्रूण ही क्या करता है, नए पौधे का डेवलपमेंट करता है। तो भ्रूण वाला पार्ट जरूर उपस्थित रहेगा। तो यही भ्रूण जब हम जमीन पे इस बीज को गाड़ेंगे या बीज को लगाएंगे तो यही जो भ्रूण वाला पार्ट होता है, इसमें से एक भाग क्या बन जाएगा, हमारा रेडिकल वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है, जो कि निकल करके नीचे की ओर आएगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल यानी कि मूलांकुर। तो यही मूलांकुर वाला यानी कि रेडिकल वाला जो भाग होता है, ये रेडिकल या मूलांकुर वाला भाग किसका निर्माण कर देगा, जड़ का निर्माण कर देगा। फिर इसके बाद आपको 2 इंपोर्टेंट यहां पे आपको और पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक भाग होता है ऊपर साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले साइड वाले भाग को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और जो थोड़ा सा नीचे वाला भाग होता है यहां पे, ये हो गया एपिकोटाइल, और नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल नामक 2 यहां पे इंपोर्टेंट संरचनाएं होती है जो कि हेल्प करेगी कई सारी एक्टिविटीज में। जैसे प्रांकुर वाला भाग जो ऊपर जाएगा उसमें हेल्प करेगी, मूलांकुर वाला भाग जो नीचे की साइड जा रहा है इसमें हेल्प करेगी। तो ये एक डाइकाट सीड यानी कि द्विबीजपत्री बीज की संरचना है, जिसमें आपको 2 बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, बीज चोल आपको दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपको भ्रूण दिखाई देगा यानी कि एम्ब्रियो दिखाई देगा। तो बस इतने ही पार्ट आपको याद रखना है। अब द्विबीजपत्री बीज में आपको भ्रूण पोष तो दिखाई देता नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर थी, भ्रूण पोष के चारों तरफ एक लेयर थी, एल्यूरान लेयर। इसमें किसी प्रकार से ना तो भ्रूण पोष उपस्थित है और ना ही भ्रूण पोष के चारों तरफ कोई लेयर उपस्थित है। तो ये एक द्विबीजपत्री बीज की संरचना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच में। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।